राठौर, आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, एलएसी विवाद को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जी हां, भारत और चीन के बीच आपको बता दें 10वें दौर की बैठक करीब 16 घंटे तक चली है। चीन की तरफ मोल्डो में ये बातचीत सुबह 10 बजे से चल रही थी, जो देर रात 2 बजे खत्म हुई है। आपको हम बता दें कि कई भी हालांकि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अप्रैल 2020 में जो स्थिति थी भारत और चीन की, वो अपनी अपनी एक्चुअल पोजीशन पर लौट जाएंगे, ये खबर थी। लेकिन अब भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर बात करना जारी है और बातचीत जरूरी है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, 10वें दौर की बातचीत रात 2 बजे तक चली, क्या कुछ निकला इस बैठक में, क्या बातचीत हुई? तो इसी तरह की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि इसमें समय लग सकता है, क्योंकि पूरी लद्दाख में जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है उसमें जो दोनों सेनाओं ने अपने सैनिकों को पीछे किया है, टेंट हटाए हैं, उसके अलावा गाड़ियां और वो बड़े हथियार जो पीछे किए हैं उसकी जानकारी एक दूसरे से साझा की गई। उसके वीडियो और उसके जो फोटोग्राफ हैं वो भी साझा किए गए और एक तरह से वेरिफिकेशन दोनों पक्षों की तरफ से किया गया कि पूर्वी लद्दाख में जिन इलाकों में पहले चरण में डिसएंगेजमेंट होना है वो प्रक्रिया दोनों तरफ से, दोनों पक्ष उससे संतुष्ट हैं। इसको लेकर वक्त लगा। और इसके साथ ही अब क्योंकि जो दूसरे इलाके हैं, गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग का इलाका, डिस्पांग के इलाके हैं, वहां पर जिस तरह का डिसएंगेजमेंट होना है उसको लेकर भी आगे की बातचीत होगी। इसीलिए जो कल 10वें दौर की बातचीत थी उसमें करीब 16 घंटे तक ये बातचीत मोल्डो में चली है। जी बिल्कुल मंजीत, यानी कि हम अगर इसको सीधे शब्दों में समझना चाहें तो शांतिपूर्ण तरीके से सबसे पहले, अभी तो पहले फर्स्ट फेज के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है और कल जो बातचीत हुई है उस पर आगे भी किस तरह से बढ़ना है और डिसएंगेजमेंट बाकी जगहों पर, चाहे हॉट स्प्रिंग का इलाका हो, गोगरा का इलाका हो, इन इलाकों में कैसे पीछे हटेंगे चीनी या फिर भारतीय सैनिक, इस पर ठीक ठाक और नॉर्मल, जो आप कह ले कि सही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। बिल्कुल श्वेता, अभी जो कल की बातचीत की अगर बात करें तो काफी दोनों पक्ष इस बात से संतुष्ट थे और हालांकि अभी गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग और डिप्सांग के इलाकों में किस तरह से डिसएंगेजमेंट कब से शुरू होगा उसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि आज देर शाम तक उम्मीद की जा रही है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से एक साझा बयान जारी किया जाएगा जिसमें कल की जो प्रगति रही है और आगे जिन इलाकों से भी डिसएंगेजमेंट होना है उसको लेकर कितना क्या समय सीमा रखी गई, क्योंकि जिस तरह से इस बातचीत के लिए 48 घंटे का वक्त रखा गया था कि डिसएंगेजमेंट होने के 48 घंटे के बाद ये बातचीत होगी और इसीलिए कल जैसा कि हमने देखा कि करीब 16 घंटे ये बातचीत हुई है। और अभी तक की बात जो भारतीय सेना के सूत्र बता रहे हैं, जिन इलाकों से पहले चरण में डिसएंगेजमेंट की बात थी वो पूरी तरह से दोनों पक्ष उससे संतुष्ट हैं। जिन चाहे हम पेंगोंग के इलाके की बात करें, दक्षिणी पेंगोंग की बात करें और उसके अलावा गलवान के इलाकों की बात करें, सभी इलाकों से दोनों सेनाओं ने अपने टेंट, तोप, बड़े हथियार और सैनिकों को पूरी तरह से हटा लिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजीत तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का और अब बात किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जिसका कैलेंडर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों से किसानों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बीच रास्ते में ही सिग्नल काटने में लग गई है। किसानों के गुस्से की आग को भुनाने के लिए प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर की महापंचायत में पहुंची तो पीएम मोदी पर करारा वार किया। किसान 87वें दिन भी सड़क पर है और पीएम मोदी लगातार अन्नदाताओं को मनाने में लगे हुए हैं। उनके सुनहरे भविष्य की बात अलग अलग मंचों पर उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि नया कृषि कानून कितना क्रांतिकारी है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक में भी पीएम मोदी ने नए कृषि कानून के फायदे गिनाए। हमारे किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आधुनिक टेक्नोलॉजी मिले, इसके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी गांव, गरीब, किसान का मुद्दा छाया रहा। गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक में पीएम मोदी ने 6 बड़ी बातें कही। कृषि क्षेत्र में भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान देना जरूरी, कृषि से लेकर पशुपालन, मत्स्य पालन तक एक संपूर्ण कदम उठाया जाए। कोरोना संकट के दौर में भी देश के कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई। बजट पर प्रतिक्रिया मूड ऑफ द नेशन को बताती है।
अगर 65 से 70 हजार करोड़ का खाद्य तेल आयात रुके तो किसानों के खाते में जा सकता है पैसा। किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। पीएम मोदी उपाय बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष को उनका सुझाव रास नहीं आ रहा। कांग्रेस लगातार हमलावर है। किसानों की पंचायत में अन्नदाताओं के गुस्से को हवा देने का मौका कांग्रेस गंवा नहीं रही। प्रियंका गांधी भी जब मुजफ्फरनगर में किसानों की पंचायत में पहुंची तो पीएम पर जबरदस्त हमला बोल दिया। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे संसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलनजीवी कहा। प्रियंका गांधी के सख्त अल्फाज से पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक से किनारा करके संदेश देने की कोशिश की। उधर ममता बनर्जी भी इस बैठक से नादारद रही। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत कई राज्यों के सीएम ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। जिस कृषि कानून को कांग्रेस कभी वकालत किया करती थी, उस पर यू टर्न ले लिया। किसानों के गुस्से को देखते हुए कांग्रेस अब बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहती है। राजस्थान में इसके खिलाफ सचिन पायलट ने शुक्रवार को विशाल किसान पंचायत को संबोधित किया और दिल्ली को सिग्नल भेजा कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। राजस्थान की मिट्टी से जलवायु उठनी चाहिए। जल्दबाजी में जबरदस्ती जो कानून बनाएगी, उसके पूरे देश की जनता ने विरोध करके केंद्र की सरकार के घुटने टेकने होंगे। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन यूपी की सियासी राहें कांग्रेस के लिए मुश्किल भरी है। यही वजह है कि यूपी के 27 जिलों में कांग्रेस जय जवान जय किसान अभियान चला रही है। प्रियंका सहारनपुर और बिजनौर में महापंचायत में हिस्सा ले चुकी है। माना जा रहा है कि सारी कसरत अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस कर रही है। जयपुर से शरद कुमार, मुजफ्फरनगर से आनंद पटेल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और गुजरात में निकाय चुनाव के तहत आज 6 बड़े शहरों में मतदान हो रहा है। आपको बता दें सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और राजकोट नगर निगम के 575 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। आपको हम बता दें कि अमित शाह पहले यहां पर पहुंच चुके हैं और इस बार मुकाबला कई मायनों में दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर न सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, बल्कि इस बार पहली बार निकाय चुनाव में उतरी है AIMIM। गोपी घांगर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं अहमदाबाद से। गोपी, इस बार का नगर निगम का जो ये चुनाव है कई मायनों में दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि इस बार न सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यहां पर देखने को मिलेगा, बल्कि पहली बार AIMIM जैसी पार्टी यहां पर उतर रही है और आम आदमी पार्टी भी मैदान में। बिल्कुल, ये जो चुनाव है ये काफ़ी दिलचस्प हो गया, क्योंकि स्थानीय निकाय का चुनाव है। और मैं सबसे पहले तो आपको बताती हूँ कि सुबह से ही यहाँ पे वोट देने आ रहे हैं लोग, और कोरोना की सारी जो गाइडलाइंस है उसका पालन पूरी तरीके से यहाँ पे करवाया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित ना हो। और सबसे दिलचस्प, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी खुद कोरोना संक्रमित है। तो शाम को 5 से लेकर 6 के बीच में जो चुनाव आयोग है उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है कोरोना संक्रमित लोगों को वोट डालने के लिए। तो शाम को 5 से लेकर 6 के बीच में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी खुद PPE किट पहन के वोट डालने जाएंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो भी आज वोट डालेंगे। और ये जंग जो है वो बेहद दिलचस्प हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ट्वीट करके लोगों से अपील की थी कि और वो भी ट्वीट गुजराती में की थी, जो कई मायने में, क्योंकि गृह राज्य है प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का, और वहां पे सेंध लगाने की दिल्ली के मुख्यमंत्री की ये कोशिश है। साथ ही AIMIM भी इस बार चुनावी मैदान में है।
खुद यहाँ पे ओवैसी यहाँ पे आए थे, उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। तो कुल मिला के देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में क्या होता है। अक्सर हमने देखा है कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस दो ही प्रमुख पार्टियां होती है, लेकिन इस बार जो 4 प्रमुख पार्टियां हैं उसके बीच में ये जंग है। बेहद दिलचस्प हो गया है ये जंग। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपी। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। और बीजेपी की महिला युवा नेता पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कोकीन केस में पामेला को 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इस बीच बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर हमला बोला है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाया है। पामेला गोस्वामी चीख चीख कर कह रही हैं, सरेआम कह रही हैं, बता रही हैं कि ड्रग्स केस में उसे किसने फंसाया। हालांकि उसे कोर्ट से राहत नहीं मिली। 25 फरवरी तक उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। लेकिन बीजेपी के युवा महिला नेता पामेला का ये बयान पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गई है। जरा इस बयान को फिर से सुनिए। बंगाल में चुनाव प्रचार अब धुआंधार हो रहा है। बीजेपी के आक्रामक प्रचार के सामने जब ममता बनर्जी के तरकश के तीर खाली होने लगे, उसी वक्त बीजेपी के नेता की कोकीन केस में गिरफ्तारी ने मामले में नया मोड़ ला दिया है। बताया जा रहा है कि पामेला जिस राकेश सिंह का नाम ले रही है, उसके रिश्ते बंगाल में बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से है। लेकिन जब पीएम की 22 फरवरी की हुगली रैली की तैयारियों का जायजा लेने विजयवर्गीय पहुंचे तो उन्होंने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। विजयवर्गीय ने टीएमसी सरकार पर अपने समर्थकों और नेताओं को फंसाने का आरोप मढ़ दिया। जो भी गलत है कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, यदि सही है तो हमें कानून पर विश्वास है कि वो न्यायपालिका उसको बरी करेगी, क्योंकि हमारे लगभग 1,500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर एनडीपीएस लगी हुई है और इसलिए हम इसके ऊपर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है। हैरान करने वाली बात यह है कि बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी ममता सरकार पर यही आरोप लगा रही हैं। वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी में 36 का आंकड़ा है, लेकिन जब बात टीएमसी को घेरने की है तो अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं ममता सरकार विरोधियों को फर्जी ड्रग केस में फंसा रही है। बंगाल में विपक्ष दलों के ऊपर बहुत किस्म के साजिश यहाँ होते हैं। कांग्रेस के हजारों तादाद के लोगों के खिलाफ ये फर्जी एनडीपीएस केस लगा के, हीरोइन कोकेन का केस लगा के जेल में बंदी करके रख रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच से साफ हो सकेगा। लेकिन पामेला ने जिस बीजेपी नेता राकेश सिंह पर आरोप लगाया, वो किसी भी जांच के लिए खुद को तैयार बता रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना बहुत सहज होता है, लेकिन आरोप प्रमाण करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्यों लगाया है, हमसे बेहतर वो बताएंगी। मेरा सफाई में इतना ही कहना है कि ये निराधार आरोप है और एक बदनाम करने का साजिश है। और टीएमसी, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और कलकत्ता पुलिस कहीं इस चीज़ को बहुत बड़ा बना के और आप इसको इंक्वायरी के नाम पर इतना गंदा राजनीति करिएगा, तो इस राजनीति का मुकाबला के लिए हम तैयार हैं। कोलकाता के अलीपुर के एक कैफे से पामेला और उसके एक साथी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। मामला बीजेपी की युवा नेता से जुड़ा था, लिहाजा मामला देखते देखते आग की तरह फैल गया। चुनावी माहौल ने भी आग में घी का काम किया है। अब तक बंगाल चुनाव में जय श्री राम, माँ दुर्गा, सरस्वती पूजा, महापुरुषों से लेकर माँ माटी मानुष, कटमनी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे ही उछाले जा रहे थे। लेकिन इसमें ड्रग्स का एक और मुद्दा जुड़ गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि कौन से मुद्दे बंगाल चुनाव में टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं।
पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।